हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम ओनली में। क्लास शुरू करने से पहले सबसे पहले हम अपने फ्री बैच के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, हमारे फ्री बैच का नाम है टारगेट फ्री बैच, जिसमें हमने टारगेट रखा है 90 प्लस मार्क्स या परसेंटेज दिलाने का। ठीक है, आपको ये बैच जो है वो हमने 11 नवंबर को शुरू किया है। ठीक है, ये बैच जो है हमने 11 नवंबर को शुरू किया है। ठीक है, इसमें हमारी क्लासेस देख लेते हैं कितने बजे से कौन सी क्लास है। सुबह 8 बजे जो है वो हमारी अंग्रेजी की क्लास है। सुबह 10 बजे साइंस की क्लास है, इसमें मैं आपको पढ़ाऊंगी साइंस। और इस साइंस क्लास में मैं आपके लिए कंप्लीट सिलेबस प्लस प्रैक्टिस, ठीक है, कंप्लीट सिलेबस और प्रैक्टिस करवाऊंगी। ठीक है, शाम को 8 बजे जो है वो सामाजिक विज्ञान की क्लास है। शाम को 8 बजे हमारी सामाजिक विज्ञान या सोशल साइंस की क्लास है। शाम को 9 बजे मैथ की क्लास है, जिसमें कंप्लीट मैथ, ठीक है, कंप्लीट मैथ कराया जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम अपनी क्लास। यूनिट 2 मृदा और फसलें, इसका पार्ट 1 हो चुका है। अगर आपने मेरी पिछली क्लास नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मेरी पिछली क्लास देख ले, वहाँ लिंक पड़ा हुआ है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम अपनी क्लास। पहला क्वेश्चन है, कृषि पद्धति से आप क्या समझते हैं? विभिन्न कृषि पद्धतियों के बारे में विस्तार पूर्वक बताइए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कृषि के प्रमुख यंत्रों के नाम बताइए। कृषि के प्रमुख यंत्रों के नाम बताइए। अगला है हमारा, कृषि के प्रमुख उपकरणों के बारे में विस्तार पूर्वक बताइए। तो शुरू करते हैं हम। उत्तर है हमारा, कृषि पद्धति का मतलब है फसल उगाने के लिए किसान जो तरीके अपनाती है। कृषि पद्धति का मतलब है कृषि कृषि पद्धति का मतलब है फसल उगाने के लिए किसान जो तरीका अपनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? कृषि पद्धति में ये कदम शामिल होते हैं। कृषि पद्धति में ये कदम शामिल होते हैं। अब डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी हम। फसल उगाने के लिए किसान जिन तरीकों को अपनाते हैं, मतलब जिस तरीके से हम फसल उगाते हैं, उस तरीके को हम क्या कहते हैं? उस तरीके को हम कृषि पद्धति या फसल पद्धति कहते हैं। ठीक है, जिस तरीके से किसान जो है वो फसल को उगा रहा है, ठीक है, क्या प्रोसेस है उसका, तो उस सभी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कृषि पद्धति कहते हैं। क्या कहते हैं? कृषि पद्धति कहते हैं। ठीक है, कृषि पद्धति बेहतर कृषि उत्पादन प्राप्त करने के लिए कृषि उत्पादन प्रक्रियाओं पर लागू होने वाले सिद्धांतों का संग्रह है। कृषि पद्धतियाँ बेहतर कृषि, अच्छी कृषि पद्धति के लिए क्या करना चाहिए? कृषि उत्पादन प्राप्त करने के लिए अनेक सिद्धांतों का संग्रहण करना चाहिए। क्या करना? और कृषि पद्धतियाँ केवल खेती की सुविधा के लिए कृषि में उपयोग की जाने वाली पद्धतियाँ हैं। मिट्टी की जुताई, क्या क्या पद्धतियाँ होती हैं? जैसे मिट्टी की जुताई करना एक कृषि पद्धति है। क्या है? एक कृषि पद्धति है। जैसे जुताई नहीं करना, न्यूनतम जुताई करना, या मुर्गी पालन, सुअरों मवेशियों को स्वतंत्र रूप से पालना। जैविक खेती एक कृषि पद्धति के साथ साथ टिकाऊ कृषि भी है। जैविक कृषि जो है वो जैविक खेती जो है वो क्या है? एक कृषि पद्धति की टिकाऊ कृषि है। ठीक है, आगे देखते हैं कृषि की पद्धतियाँ। आगे देखते हैं कृषि की पद्धतियाँ। पहली है हमारी मिट्टी की तैयारी। मिट्टी की तैयारी, कृषि पद्धति में पहला कदम फसल के प्रकार के आधार पर मिट्टी तैयार करना है, जिसे उगाया जाना है। ठीक है, जिसे उगाया जाना है। किसान अपने स्थान पर मिट्टी और मौसम के प्रकार के आधार पर तय करते हैं। किसान अपने स्थान पर मिट्टी और मौसम के आधार पर तय करते हैं कि उन्हें कौन सी फसल उगानी है। इसमें क्या होता है कि जो किसान होता है वो अपने स्थान को देखकर और मौसम को देखकर, ठीक है, स्थान पर मिट्टी है और मौसम को देखकर उस आधार पर तय करता है कि कौन सी फसल उसको उगानी है। उदाहरण के लिए कुछ फसलों को पोषक तत्वों से भरपूर या काली मिट्टी की आवश्यकता हो सकती है, जबकि अन्य को ऐसी मिट्टी की आवश्यकता हो सकती है जिसमें अधिक मात्रा में पानी हो। मिट्टी तैयार करने का मतलब है जुताई, खाद डालना, मिट्टी को समतल करना। जुताई करने में मिट्टी ढीली हो जाती है। जुताई करने से मिट्टी कैसी हो जाती है? जुताई करने से मिट्टी जो होती है वो ढीली हो जाती है और उसमें हवा जाने में मदद होती है। ठीक है, मिट्टी की पोषक गुणवत्ता को बेहतर बनाने और उपजाऊ बनाने के लिए उसमें हम किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? उसमें हम खाद डालते हैं। ठीक है, मिट्टी को समान रूप से वितरित करने के लिए मिट्टी को समतल किया जाता है। मिट्टी को समान रूप से बांटने के लिए उसको क्या किया जाता है? समतल यानी कि प्लेन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बुवाई।
बुवाई, ठीक, क्या करना, बुवाई या फिर बुवाई, ठीक है। आवश्यक फसलों के अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों का चयन करना, बुवाई में क्या होता है, आवश्यक फसलों के लिए अच्छे गुणवत्ता वाले बीजों का चयन करना, इन बीजों को फिर तैयार की गई मिट्टी में फैलाना, जो हमने मिट्टी समतल की थी उसको वितरित कर लिया था, ठीक है, उसमें फैलाना। यदि हाथ से बुवाई की जाए तो यह एक श्रम गहन प्रक्रिया है, हालांकि इसे मशीनों का उपयोग करके भी किया जा सकता है। बुवाई हम हाथों से भी कर सकते हैं और मशीनों के द्वारा भी कर सकते हैं। कुछ बीजों को तैयार मिट्टी से बोने से पहले अंकुरण के रूप में वितरित करने की आवश्यकता होती है। कुछ बीजों को तैयार मिट्टी में बोने से पहले अंकुर के रूप में विकसित करने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है हमारा 3 नंबर, खाद को डालना। फसलों से अधिक उपज प्राप्त करने के लिए फसलों की अच्छी मात्रा को खाद देना आवश्यक है। यह खाद जैविक हो सकती है, जैसे गाय का गोबर है, कृत्रिम खाद जैसे अमोनियम नाइट्रेट। किसान मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए अन्य तरीकों का सहारा ले सकते हैं, ठीक है, लेते हैं। इन तरीकों में फसल चक्र है, फलीदार पौधे उगाना, वर्मी कंपोस्ट आदि शामिल है। जैविक कृषि पद्धतियाँ लंबे समय में अधिक टिकाऊ होती हैं, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, पॉइंट 4, सिंचाई करना। इसका मतलब ये है कि फसलों को उनकी ज़रूरत के हिसाब से पानी देना। सिंचाई का मतलब है कि फसलों को उनकी ज़रूरत के हिसाब से पानी देना। पानी का स्रोत झील हो सकता है, नदी है, कुएं हैं, तालाब आदि हो सकते हैं। सिंचाई सावधानी से करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा पानी या बहुत कम पानी फसलों को नुकसान पहुंचा सकता है। नेक्स्ट है हमारा 5वां पॉइंट, नराई गुड़ाई। इसमें खरपतवार को हटाना शामिल है। जो फसलों के बीच उगने वाली अवांछित पौधे, जैसे घास कह सकते हैं इसको नॉर्मल भाषा में, अवांछित पौधे हैं, इन्हें या तो हाथ से या फिर खरपतवार जैसे रसायनों का उपयोग करके हटाया जाता है। अगला पॉइंट है हमारा कटाई। यह कृषि पद्धति का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। कटाई यह कृषि पद्धति का एक महत्वपूर्ण चरण है, क्योंकि इसका पूरा उद्देश्य खाद्य उत्पादन करना है। क्या करना है, इसका उद्देश्य क्या है हमारा, खाद्य का उत्पादन करना। कटाई फसल के पकने के बाद उसे काटने और इकट्ठा करने की प्रक्रिया है। कटाई फसल के पकने के बाद उसे काटने और इकट्ठा करने की प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया भी मशीनों या हाथ के मैनुअल रूप से की जा सकती है, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 7, भंडारण। कटी हुई फसल को बाजार में ले जाने और वहां बेचने से पहले गोदामों में संग्रहित किया जाता है। जो कटी हुई फसल है उसको बेचने से पहले गोदामों में क्या किया जाता है, संग्रहित या स्टोर किया जाता है। अनाज जैसी फसलों को भूसे से अलग किया जाता है और बाजार में पहुंचने से पहले ठीक से पैक किया जाता है। अब देख लेते हैं कृषि के प्रमुख यंत्र व उपकरण। कृषि में कौन कौन से उपकरण का प्रयोग होता है उनके बारे में देख लेते हैं। हल, पटेला, बखर, रेक, फावड़ा, ट्रैक्टर, हैरो, कल्टीवेटर, डिबलर। हल का प्रयोग खेत की जुताई करने के लिए किया जाता है। इसी प्रकार से पटेला जो होता है वो लगाने के लिए यूज़ किया जाता है। बखर है, रेक है, फावड़ा खुदाई करने के लिए। ट्रैक्टर का यूज़ भी हम खेत जोतने के लिए करते हैं, ठीक है। हैरो, कल्टीवेटर, डिबलर आदि, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। कीटनाशक से आप क्या समझते हैं? कीटनाशक का प्रयोग व पर्यावरण पर उसके दुष्प्रभाव के बारे में विस्तार पूर्वक समझाइए। क्या है हमारा क्वेश्चन, एक बार फिर से देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन, एक बार फिर से देख लेते हैं। कीटनाशक से आप क्या समझते हैं? कीटनाशक का प्रयोग व पर्यावरण पर उसके दुष्प्रभाव के बारे में विस्तार पूर्वक समझाइए। उत्तर देखते हैं, कीटनाशक रसायनों का एक ऐसा समूह है, कीटनाशक रसायनों का ऐसा समूह है जिसका इस्तेमाल कीटों, खरपतवार, कवकों, कृंतकों और सूक्ष्म जीवों को खत्म करने या नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। कीटनाशक का इस्तेमाल पौधों की सुरक्षा के लिए भी किया जाता है। कीटनाशकों के कुछ प्रमुख उपयोग निम्नलिखित हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। कीटनाशक रसायनों का एक ऐसा समूह है जिसका इस्तेमाल कीटों, खरपतवार, कवकों, कृंतकों
और सूक्ष्म जीवों को खत्म करने या नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। कीटनाशक का इस्तेमाल जो होता है वो पौधों की सुरक्षा के लिए भी किया जाता है। इसके कुछ उपयोग देख लेते हैं। ठीक है, उत्पादन, भंडारण, परिवहन के दौरान पौधों की सुरक्षा के लिए भी कीटनाशक का हम प्रयोग करते हैं। पौधों के उत्पादन की सुरक्षा, पौधों के उत्पादन मतलब कि पौधों में जब हम पौधे बो देते हैं उसके बाद जो हमारा उत्पादन होता है उस उत्पादन की सुरक्षा करने के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं, कीटनाशक के अत्यधिक और दुरुपयोग से पर्यावरण पर कई तरह के नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। कीटनाशक का अत्यधिक प्रयोग सबसे मतलब कीटनाशक का अत्यधिक प्रयोग करने से पर्यावरण पर उसके दुष्प्रभाव या नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। देख लेते हैं कौन कौन से प्रभाव किस किस प्रकार से पड़ते हैं। कीटनाशकों में मौजूद रसायन मिट्टी में स्थायी रूप से प्रदूषण फैलाते हैं। कीटनाशकों में मौजूद रसायन जो होते हैं वो मिट्टी में स्थायी रूप से प्रदूषण फैलाते हैं। इनका असर दशकों तक रह जाता है। कीटनाशक में मौजूद रसायन से क्या होता है, मिट्टी में कौन सा प्रदूषण हो जाता है, मृदा प्रदूषण होता जाता है। कौन सा प्रदूषण हो जाता है, मृदा प्रदूषण हो जाता है। ठीक है, जिसका असर जो है वो कई दशकों तक दिखाई देता है। ठीक है, अगला देखते हैं, कीटनाशकों के इस्तेमाल से मिट्टी की जैव विविधता कम हो जाती है। कीटनाशकों के इस्तेमाल से मिट्टी की जैव विविधता या फिर जो हम खेती करते हैं उसकी उर्वरता जो होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, अगला पॉइंट है, कीटनाशक के कारण मिट्टी और जल स्रोत दूषित होते हैं। कीटनाशक के कारण मिट्टी और जल के स्रोत जो होते हैं वो दूषित होते हैं। जाहिर सी बात है, जब हम खेत में कीटनाशक का प्रयोग करते हैं तो वो कीटनाशक जो होती है वो हमारे खेतों में भी जाती है और वो हम बहते हुए पानी में भी जाती है, जिससे पानी भी दूषित होता है और मिट्टी भी दूषित होती है। ठीक है, इससे जैव विविधता को नुकसान होता है। अगला पॉइंट देख लेते हैं, कीटनाशकों के कारण लाभदायक कीटों की आबादी नष्ट हो जाती है। हाँ, कीटनाशक का प्रयोग करने से कुछ जो होते हैं, कुछ कीट होते हैं जो हमारे लिए उपयोगी होते हैं। ठीक है, हमारी खेती के लिए आवश्यक होते हैं, उन कीटों की आबादी भी जो होती है वो नष्ट हो जाती है। अगला पॉइंट है, कीटनाशक के कारण भोजन के पोषण मूल्य में कमी आती है। कि हम अब किसी रसायन का प्रयोग कर लेंगे तो जो हमारा जो भोजन है वो थोड़ा सा दूषित तो हो सकता है, उसका इफेक्ट तो पड़ेगा कहीं ना कहीं तो। ठीक है, अगला पॉइंट है, कीटनाशक बारिश या सिंचाई के पानी के साथ नीचे की ओर चले जाते हैं और भूजल तक पहुंच जाते हैं। जाहिर सी बात है, जब हम खेत में कीटनाशक का प्रयोग करते हैं तो वो कीटनाशक जो होते हैं मिट्टी में मिलकर भूजल तक पहुंच जाती है। कीटनाशक भूजल तक पहुंचने के लिए धीमी गति से विघटित होते हैं। कीटनाशक भूजल तक पहुंचने के लिए धीमी गति से विघटित होते हैं। अगला पॉइंट है, कीटनाशक रिसाव होने पर मिट्टी प्रदूषित होती है। कीटनाशक का रिसाव या लीकेज होने पर क्या होता है, मिट्टी जो होती है वो प्रदूषित होती है। अगला पॉइंट है हमारा, कीटनाशक गैर जैव निम्नीकरण होती है और रासायनिक विधियों से पूरी तरह से विघटित होने में काफ़ी समय लेती है। कीटनाशक जो होती है वो गैर जैव निम्नीकृत होती है और रासायनिक विधियों में पूरी तरह से विघटित या घुलनशील हो जाती है। विघटित मतलब बदल जाती है। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। मृदा मिट्टी से आप क्या समझते हैं? मिट्टी कितने प्रकार की होती है बताइए, मिट्टी का उपयोग बताइए। तो आंसर देख लेते हैं इसका हम। मृदा या मिट्टी एक ऐसा पदार्थ है जो पृथ्वी की सतह पर बनाता है। मृदा का निर्माण लाखों वर्षों की प्रक्रिया है। मृदा के निर्माण में अनेक बाहरी शक्तियाँ अपना प्रभाव चट्टानों पर डालकर उन्हें निर्बल कर देती हैं, जिससे उनके बारीक बारीक कण पृथक हो जाते हैं, पृथक यानी कि अलग अलग हो जाते हैं तथा मृदा का निर्माण होता रहता है। मिट्टी के निर्माण में भूकंप है, ज्वालामुखी जैसी भौतिक शक्तियाँ बड़े बड़े पहाड़ों को तोड़कर चट्टानों को सरका देती हैं। मिट्टी के निर्माण में भूकंप, ज्वालामुखी जैसी भौतिक शक्तियाँ बड़े बड़े पहाड़ों को तोड़कर चट्टानों को सरका देती हैं। रासायनिक शक्तियाँ चट्टानों में पाए जाने वाले यौगिकों, जल, वायु आदि में विभिन्न रासायनिक क्रियाएं मिट्टी बनाने में सहायक हैं।
इसके अतिरिक्त जैविक शक्तियाँ भी सूक्ष्म जीवों आदि के द्वारा मिट्टी के निर्माण में सहायक होती हैं। ठीक है, तो अब देख लेते हैं मिट्टी के प्रकार के बारे में, टाइप्स ऑफ सॉइल। ठीक है, मिट्टी के प्रकार के बारे में। प्रमुख रूप से मिट्टी निम्नलिखित प्रकार की होती है। प्रमुख रूप से मिट्टी निम्नलिखित प्रकार की होती है। पहली है बलुई मिट्टी। पहली है बलुई मिट्टी। बलुई मिट्टी के कणों का आकार अधिक होने के कारण इसमें पानी रोकने की क्षमता जो होती है वो कम होती है तथा इसके कणों के बीच वायु अधिक होती है। इस मिट्टी में पोषक तत्व नहीं पाए जाता है। इसमें जो मिट्टी होते हैं उसके आकार जो होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं और उनके बीच डिफरेंस जो होता है वो होता है, इनके बीच डिफरेंस भी अधिक होता है, जिसके कारण जो होते हैं इनके कणों के बीच वायु अधिक पहुंच पाती है। ठीक है, अगली मिट्टी देखते हैं चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी के कण बारीक होते हैं। चिकनी मिट्टी के कण जो होते हैं वो बारीक होते हैं। इस मिट्टी में सबसे कम छिद्र के कारण पानी का अवशोषण अधिक होता है। इस मिट्टी में सबसे कम छिद्र होने के कारण पानी का अवशोषण अधिक होता है, परंतु धीरे धीरे होता है। अतः पानी की अधिकता के कारण यह मिट्टी कम उपयोगी मानी जाती है। पानी की अधिकता के कारण ये मिट्टी कम उपयोगी मानी जाती है। अगली मिट्टी देखते हैं दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी बालू, चिकनी मिट्टी तथा गाद के मिश्रण को कहते हैं। दोमट मिट्टी बालू, चिकनी मिट्टी और गाद के मिश्रण को हम क्या कहते हैं? दोमट मिट्टी कहते हैं। अगली देखते हैं जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा निक्षेपित महीन गाद से निर्मित है। जलोढ़ मिट्टी जो होती है वो नदियों के द्वारा निक्षेपित गाद को क्या कहते हैं? हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। अगली मिट्टी देखते हैं काली मिट्टी। काली मिट्टी ज्वालामुखी शैलों से बनी होती है। अगली मिट्टी जो है हमारी काली मिट्टी है। काली मिट्टी ज्वालामुखी शैलों से बनी होती है। यह नमी को लंबे समय तक संजोकर रखती है। यह नमी को लंबे समय तक संजोकर रखती है। भारत में यह महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में कुछ भागों में पाई जाती है। यह मिट्टी कपास, गेहूं आदि की फसल उगाने में सर्वाधिक उपयोगी है। यह मिट्टी कपास, गेहूं आदि की फसल उगाने में सर्वाधिक उपयोगी है। काली मिट्टी सबसे ज़्यादा उपयोगी कपास की फसल के लिए, किसकी फसल के लिए? कपास के लिए है। अगली मिट्टी देखते हैं लाल मिट्टी। लाल मिट्टी आग्नेय शैल से निर्मित यह भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिणी और पूर्वी भागों के उष्ण और शुष्क भागों में पाई जाती है। लाल मिट्टी आग्नेय शैलों से निर्मित यह भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिणी और पूर्वी भागों के उष्ण और शुष्क भागों में पाई जाती है। यह मिट्टी कम उपजाऊ होती है। लाल मिट्टी जो होती है वो कम उपजाऊ होती है, परंतु उर्वरों की सहायता से इसमें फसलें उगाई जा सकती हैं। उर्वरकों मतलब कि खाद के द्वारा खाद की सहायता से इसमें फसलें उगाई जा सकती हैं। अगली मिट्टी है हमारी लैटराइट मिट्टी। लैटराइट मिट्टी पश्चिमी घाट, नागपुर के पठार, उत्तर पूर्वी राज्यों में कुछ भागों में पहाड़ी प्रदेशों की गर्म जलवायु, वर्षा के अधिकता वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। लैटराइट मिट्टी जो होती है वो पश्चिमी घाट, नागपुर के पठार, उत्तरी पूर्वी राज्यों के कुछ भागों, पहाड़ी प्रदेशों के गर्म जलवायु और वर्षा की अधिकता वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। भारी वर्षा के कारण मिट्टी की ऊपरी सतह के पोषक तत्व धुलकर बह जाते हैं, अतः यह मिट्टी कम उपजाऊ होती है। अगली मिट्टी देखते हैं पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी हिमालय के पर्वतीय प्रदेशों में पाई जाती है। पर्वतीय मिट्टी हिमालय के पर्वतीय प्रदेशों में पाई जाती है। हिमालय के पर्वतीय प्रदेशों में मिट्टी का आवरण बहुत पतला होता है। हिमालय के पर्वतीय प्रदेशों में मिट्टी का आवरण बहुत पतला होता है, जबकि घाटियों में यह आवरण अधिक गहरा होता है। अगली मिट्टी देखते हैं बलुई मिट्टी। अगली मिट्टी देखते हैं बलुई दोमट मिट्टी। बलुई और दोमट मिट्टी का सम्मिश्रण होता है। बलुई दोमट मिट्टी जो होती है उसमें बलुई मिट्टी और दोमट दोनों का मिक्सचर होता है और दोमट दोनों का मिक्सचर होता है। ठीक है, इसमें रेत की मात्रा 60% से 80% होती है। इसमें रेत की मात्रा 60% से 80% तक होती है तथा ये चिकनी मिट्टी होती है।
बलुई दोमट मिट्टी जो होती है वो चिकनी मिट्टी होती है। आलू की फसल, मूंगफली की फसल इसी मिट्टी में उगाई जाती है। अगली मिट्टी देखते हैं पथरीली मिट्टी। पथरीली मिट्टी प्रायः पहाड़ी प्रदेशों में पाई जाती है। पथरीली मिट्टी प्रायः पहाड़ी प्रदेशों में पाई जाती है। इस मिट्टी में चिकनी मिट्टी के साथ साथ कंकड़ पत्थर भी होते हैं। इस मिट्टी में चिकनी मिट्टी के साथ साथ कंकड़ पत्थर भी होते हैं, इसलिए इसे पथरीली मिट्टी कहते हैं। अब देख लेते हैं मिट्टी के उपयोग। मिट्टी के उपयोग। मिट्टी जीवों के लिए वास स्थान का कार्य करती है। मिट्टी या मृदा जीवों के लिए वास स्थान यानी कि रहने के स्थान, उनके घर के काम, ठीक है, जहाँ कीट रह सकते हैं, जीवाणु जीव रह सकते हैं, उसके स्थान का कार्य करती है। इसमें केचुए हैं, चींटी है, दीमक, नेवला, सांप, चूहा, लोमड़ी आदि जंतुओं के रूप में बैक्टीरिया, कवक, शैवाल, पादप के रूप में होते हैं। फिर से देख लेते हैं। मृदा जीवों के लिए वास स्थान का कार्य करती है। मृदा जीवों के लिए वास स्थान का कार्य करती है। इसमें केचुआ है, केचुआ, चींटी, दीमक, सांप, नेवला, चूहा, लोमड़ी आदि जंतुओं के रूप में तथा बैक्टीरिया, कवक, शैवाल, पादपों के रूप में वास करते हैं, ठीक है। भोजन के विभिन्न पोषक पदार्थों जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल, पेड़ पौधों को मृदा से ही प्राप्त किया जाता है। भोजन के विभिन्न पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, जल, पेड़ पौधों को मृदा से ही प्राप्त किया जाता है। मृदा का उपयोग भवन निर्माण में, बर्तन बनाने में भी किया जाता है। अतः इससे स्पष्ट होता है कि मृदा एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संपदा है। इससे स्पष्ट होता है कि जो मृदा है वो एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संपदा है। क्या है? महत्वपूर्ण प्राकृतिक संपदा है। तो और ये थी हमारी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर साइंस का यूनिट 2 का पार्ट 2, जिसमें मैंने आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए थे। क्लास अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल टारगेट एग्जाम ओनली को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।